1950 जब भारत ने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी, इजराइल को मुंबई में दूतावास खोलने की इजाजत दी गई। हालांकि भारत ने अपना कोई राजनयिक वहां नहीं भेजा, लेकिन वो दौर ऐसा था जब भारत में ही इजराइल के पक्ष में कई आवाजें उठ रही थी और इसकी एक बानगी दिखी 1968। साल 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने रॉ के गठन को मंजूरी दे दी, जिसके पहले हेड बने रामेश्वर नाथ काउ। रॉ के गठन की शुरुआत से ही इंदिरा ने काउ को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से रिश्ते को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। काउ की ये कोशिश कारगर रही। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां 1971 में पहली बार साथ आई। साल 1971 जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो उत्तर कोरिया गए एक सैन्य समझौता करने के लिए, और ये वही साल था जब मोसाद को खबर मिली कि पाकिस्तान अपने यहाँ लीबिया और ईरान के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये वही साल था जिस साल एक नए युद्ध की पटकथा लिखी जा रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे नरसंहार की खबरें भारत को मार्च 1971 में ही लग गई थी। भारत लगातार इस कोशिश में लगा रहा कि इस असलियत को दुनिया के सामने लाया जाए। जून 1971 में इजराइल की संसद में ये मामला उठा। तब विदेश मंत्री एबा इबान ने इजराइल की संसद में पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था, हम पूर्वी बंगाल में हो रहे नरसंहार के गवाह बने हुए हैं। यहूदी लोग जिन्होंने अपने इतिहास में बहुत दुख और कष्ट सहे हैं, उन्हें मानवीय पीड़ा के प्रति विशेष रूप से जागरूक और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। इजराइल की तरफ से भारत को सीधे तौर पर समर्थन की बात नहीं कही गई, लेकिन इस बयान में दो चीजों का जिक्र था। आपको इजराइल के रुख का अंदाजा इसी से लग गया होगा। पहला, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल कहकर बुलाया था। दूसरा, पूर्वी पाकिस्तान में हो रही मारकाट को उन्होंने नरसंहार का नाम दिया। भारत के अलावा ऐसा करने वाला इजराइल एकमात्र दूसरा देश था। श्रीनाथ राघवन ने 1971 युद्ध पर लिखी किताब 1971 अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखा है, इजराइल और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए भारत ने इजराइल से इस युद्ध में मदद मांगी। तब फ्रांस में भारत के राजदूत DN चटर्जी ने इजराइल से बातचीत शुरू की। 6 जुलाई 1971 को इस बाबत विदेश मंत्रालय को लिखे एक नोट में चटर्जी लिखते हैं, इजराइल से मिलने वाली कोई भी मदद, चाहे वो हथियार, तेल या पैसों की ही क्यों ना हो, भारत के लिए बहुत उपयोगी होगी। इंदिरा गांधी ने चटर्जी की इस पेशकश को मंजूरी दी। हालांकि इस काम में एक बड़ी दिक्कत ये थी कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध न के बराबर थे, इसीलिए किसी भी डील के लिए एक तीसरे पक्ष की जरूरत थी। श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब में लिखा है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच एक छोटे से देश लिechtenstein को इस डील के लिए चुना गया। महज 160 वर्ग किलोमीटर में बसा ये देश इस डील के लिए एकदम मुफीद जगह थी, क्योंकि इस पर किसी की नजर ही नहीं थी। लिechtenstein में एक हथियार कंपनी थी जिसके मालिक श्लोमो जाब्दुलोविक्स PN हक्सर के परिचित थे। हक्सर तब प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी हुआ करते थे और 1965 में लंदन में डेप्यूटी रहते हुए दोनों अच्छी जान पहचान रखते थे। प्रधानमंत्री से ग्रीन सिग्नल मिलते ही हक्सर ने जाब्दुलोविक्स को एक खत लिखकर हथियारों की मांग की। भारत की मांग से इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर एक अलग पसोपेश में आ गए, क्योंकि इजराइल अरब देशों से एक बड़ी लड़ाई लड़ चुका था, जिसके चलते इजराइल में हथियारों की शॉर्टेज चल रही थी। वहीं भारत और इजराइल के रिश्तों में तब कोई खास गर्मजोशी भी नहीं थी। बावजूद इसके गोल्डा मेयर ने भविष्य में भारत का महत्व समझते हुए इस डील के लिए हामी भर दी। 1971 के युद्ध में भारत की जीत हुई और बांग्लादेश के नाम से एक नए देश का गठन हुआ, और बांग्लादेश को मान्यता देने वालों में इजराइल भी शामिल था। हालांकि ये विडंबना है कि बांग्लादेश ने कभी इजराइल को मान्यता नहीं दी, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद एक बात जो साफ हो गई वो ये थी कि इसके बाद भारत और इजराइल के रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ हो गए। दुनिया तेजी से बदल रही थी। तभी साल 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर अपनी ताकत का परिचय दिया। भारत के परमाणु परीक्षण का अमेरिका और पश्चिमी देशों ने विरोध किया और भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए।
उस दौर में भी इजराइल और भारत के रक्षा संबंधों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इजराइल भारत को रक्षा उपकरणों और हथियारों की आपूर्ति करता रहा। मई 1999 करगिल के द्रास सेक्टर में पाकिस्तान की सेना की तरफ से भारत में घुसपैठ की गई और ये वो दौर था जब भारत ने इसका जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। हालांकि इस दौर में भारत के पास अत्याधुनिक उपकरण और साजो सामान नहीं था। भारत ने दुनिया से मदद मांगी, लेकिन क्योंकि भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था, इस वजह से दुनिया के कई देश भारत से नाराज चल रहे थे और ऐसे समय में भारत के साथ आ खड़ा हुआ इजराइल और यहीं से इजराइल ने भारत की मदद की। अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद इजराइल ने भारत की हर तरीके से मदद की। इजराइल ने भारत को खुफिया जानकारी के साथ मोर्टार, निगरानी करने वाले ड्रोन और लेजर गाइडेड बम मुहैया करवाए। निकोलस बेरल की किताब द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी के मुताबिक इजराइल पर अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर से दबाव था कि वो रक्षा उपकरणों की डिलीवरी में देरी करे, लेकिन इजराइल ने जरूरी हथियारों को समय पर पहुंचाया। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तानी सेना की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तस्वीरें भी दी। इजराइल की मदद से भारत को करगिल लड़ाई जीतने में भी काफी मदद मिली। कारगिल के युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को पाकिस्तानी जो पोजीशन थे पहाड़ों के पीछे की तरफ, उनके बारे में मैप्स मुहैया करे। सबसे बड़ी बात है, कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने हमें इस तरह का एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम दिया जिससे हम पाकिस्तानी कमांडर अपने लोअर फॉर्मेशंस के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो हाई फ्रिक्वेंसी HF में हो या चाहे वो VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में हो, उनको हम सुन पा रहे थे। इससे हमारे कमांडर्स को एडवांस में ही एक आकलन हो जाता था कि पाकिस्तान ने अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रुप्स को कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया है, कहाँ कहाँ कल या परसों यानी भविष्य में उनका इस्तेमाल किस तरह से करने वाला है। इसी तरह से इजराइल ने इंडियन एयरफोर्स के जो मिराज 2000 बॉम्ब्स थे उनके लिए स्पाइस 2000 नाम का एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब दिया जो कि बहुत अचूक निशाना लेती थी। इस बॉम्ब की मदद से हमारी एयरफोर्स के मिराज 2000 ने कारगिल की पहाड़ियों के ऊंचाइयों पर जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान बैठे हुए थे उनके बंकरों पर सटीक ठिकाना निशाना लगाकर उनको ध्वस्त किया। करगिल युद्ध में इजराइल की मदद ने दो देशों के रिश्तों की डोर को और मजबूत बना दिया। भारत और इजराइल के संबंध गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ने लगे।